Hi everyone. Today we have discussed the last point of this chapter, that is about to be the arrival of the Emperor Constantine. आज जो हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड आपका लास्ट पॉइंट है ये, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि अराइवल ऑफ एम्पेरर कॉन्स्टेंटाइन के बारे में. वी नो दैट वेरी वेल दैट कॉन्स्टेंटाइन वन वाज द रोमन एम्पेरर, और हम लोग ये जानते हैं अच्छे तरीके से कि कॉन्स्टेंटाइन वन जो था ना वो ये एक तरह से रोमन एम्पायर था एंड ही असेंडेड द थ्रोन अराउंड टू बी द 4th सेंचुरी बीसी. कहते हैं कि ये जो थे ना वो एक तरह से 4th सेंचुरी तक आते आते में राजगद्दी को संभाले थे. उस समय में वहां का वो एम्पायर बने थे, राजा बने थे. नाउ अराउंड दे ही लीगलाइज्ड द क्रिश्चियनिटी एंड दे हेल्प इन द फर्दर टू बी द स्प्रिंग टू बी द रिलीजन. कहते हैं ना कि एक तरह से ये उस समय में जब रूलर बने थे ना, रूलर बनने के बाद में इन्होंने क्या किया, तो लीगलाइज किया क्रिश्चियनिटी को, कि जो रिलीजन थी उस समय में इसको लीगलाइज करके, और इन्होंने क्या किया, तो हेल्प किया इन द फर्दर स्प्रेडिंग द रिलीजन, मतलब इस रिलीजन को और कैसे आगे लेके जाया जा सके, इसके लिए इन्होंने हेल्प किया था. नाउ द क्रिश्चियंस वर द अलाउड टू बी द प्रैक्टिसेस द रिलीजन. कहते हैं कि उस समय में जो क्रिश्चियंस वगैरह थे ना, इन लोगों को एक तरह से प्रैक्टिसेस करने का वो उन्होंने मौका दिया इस रिलीजन के लिए ओपनली. एंड द चर्चेस वर द बिल्ड द थ्रू आउट टू बी द एम्पायर, और लगभग पूरे एम्पायर के अंदर में ना ये एक तरह से मतलब ऑर्डर दे दिए थे कि जहां तहां जो है वो चर्च वगैरह जो था वो बनाया जा सकता है. इसके लिए वो कभी भी इसको मतलब रोके नहीं थे, बल्कि एम्पायर में जहां चर्च बनना चाहिए वहां पर में चर्च बनाया गया. एंड ही वाज नॉट ओनली टू बी द कन्वर्टेड द हिमसेल्फ, कहते हैं कि ये खुद भी एक तरह से कन्वर्ट नहीं हुए, मतलब वो खुद भी वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो ही गए थे. और इतना नहीं बट आल्सो बिकम अ पार्टनर ऑफ द, कहते हैं कि ये एक तरह से ना पैटर्न बन चुके थे वो किसके लिए, तो क्रिश्चियंस फेथ के लिए. मतलब अब एक कहा जाता है कि अगर रूलर मान ले किसी भी रिलीजन को मानता है ना, अगर उसको अप्लाई करता है ना, तो जितने सारे सिटीजन्स होते हैं, जितने सारे पब्लिक होते हैं उनके अंडर में जनता जिसको हम लोग कहते हैं, वो लोग भी वही चीज ज्यादा से ज्यादा फॉलो करता है. तो वो अपना रिलीजन क्या किए, तो क्रिश्चियनिटी चेंज कर लिए. तो जितने भी सारे वो एक तरह से वहां पर में जो था ना वो एक तरह से पैटर्न बन चुके थे क्रिश्चियंस फेथ के. सो द कॉन्स्टेंटाइन वन इशूड, इसके बाद इन्होंने इशूड किया था क्या चीज, द एडिक्ट ऑफ द मिलान इन द 313 सी के आसपास में आकर के. 313 सीई में 313 में कहा गया था कि एक तरह से ये यहां आते आते एक तरह से एडिक्ट ऑफ मिलान जो था ना उसको ये इन्होंने क्या किया था, तो इशूड किया था. इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आखिर क्या था ये एडिक्ट ऑफ द मिलान. Now, through which the Christianity was the legitimized to be the Roman Empire. धीरे धीरे जिस तरह से वहां से एक तरह से रूल के अंदर में आने लगा था, क्रिश्चियनिटी जो थी ना वो एक तरह से इनके रूल के अंदर में आने लगा. So this became the what, कहते हैं ना कि एक तरह से watershed moment एक तरह से क्रिश्चियनिटी के लिए मतलब एक तरह से बन चुका था. ये जो मोमेंट था ना एक तरह से इन लोगों के लिए बहुत अच्छा ही हो चुका था. So he supported to be the church financially. चर्च को इन्होंने सपोर्ट करना चालू कर दिया फाइनेंशियली, मतलब पैसे वगैरह भी इन्होंने दिए. बिल्ट मेनी चर्चेस, बहुत सारे चर्चेस वगैरह भी इनके द्वारा बनाया गया था उस समय में. और इतना ही नहीं बल्कि ग्रांटेड द प्रिविलेज टू बी द क्लेगरी एंड द एंडोन टू बी द चर्च विद द लैंड एंड द वेल्थ. और इतना ही नहीं बल्कि एक तरह से ग्रांट भी दिया गया चर्च के लिए कि वो जमीन से लेकर के पैसे से लेकर के सब चीज जो है ना वो एक तरह से सपोर्ट करेंगे. तो इतना सारा काम जो था ना एम्पेरर मतलब जो कॉन्स्टेंटाइन वन था उनके द्वारा काम किया गया था. सो thus the Christianity had been the legally to be established as a religion. और तब से क्या हो गया कि ये जो क्रिश्चियनिटी थी ना वो रोमन एम्पायर के अंदर में एक तरह से लीगली जो था वो एस्टैब्लिश हो चुकी थी, रिलीजन लीगली एस्टैब्लिश हो चुका था. एम्पेरर कॉन्स्टेंटाइन ये तो मतलब जितने सारे मतलब वहां पर में जितने भी सारे चर्च वगैरह थे बहुत सारे तो इन्होंने बनाया, बहुत सारे चर्च को बनाने के लिए जमीन दिए, पैसे वगैरह भी दिए, बहुत तरह से हेल्प किए. एंड ही वाज आल्सो बिल्ट अ न्यू कैपिटल एट द बिजेंटाइन. कहते हैं कि इन्होंने एक तरह से बिजेंटियम जो एम्पायर था ना वो बिजेंटियम कैपिटल भी उन्होंने उस समय में बनाया था. और इट वाज द नेम कॉन्स्टेंटिनोपल आफ्टर हिम. कहते हैं कि और उस बिजेंटाइन का ना वो एक तरह से नाम रखा अपने नाम के ऊपर में, मतलब कॉन्स्टेंटाइन के नाम के ऊपर में ही उस बिजेंटाइन का भी नाम एक तरह से रख दिया गया था. इन्होंने अपने ही नाम पर में एक तरह से ये नाम रखा. सो ड्यूरिंग द राइन ऑफ द कॉन्स्टेंटाइन वन, मतलब जब कॉन्स्टेंटाइन वन थे ना उसी समय में इस बिजेंटियम को एक तरह से नाम देकर के कॉन्स्टेंटिनोपल भी रखा गया था. इसके बाद में फिर कहते हैं कि अ प्रेसिडेंट वाज सेट
इसके बाद में जो है ना धीरे धीरे काम वगैरह और होने लगी, इन विच द एम्पेरर द कंसिडर्ड हिमसेल्फ द आंसरेबल टू बी द गॉड। अब ऐसा हुआ कि जो उस समय में एम्पेरर था वो आंसरेबल होगा, किसका आंसरेबल होगा, तो गॉड का। एंड द एम्पेरर्स रोल वाज डिफाइंड एज वन ऑफ द हु वुड, कहते कि उस समय में इनका जो रूल था ना वो एक तरह से डिफाइन हो चुका था। एंड द एम्पेरर्स, अगर हम लोग बात करें उस समय में ना, तो एम्पेरर्स रोल वाज डिफाइंड। अब एम्पेरर्स का जो रोल था वो एक तरह से डिफाइन कर दिया गया था, कैसे, एज वन हु वुड द एम्पेयर बी एंड हु वुड बी द इनफोर्सर्स ऑफ द रिलीजन। कहते हैं कि ये एक तरह से ना इनफोर्सर्स बन गए, जो भी था उसमें भी इनफोर्सर्स बन गए रिलीजियस डॉक्ट्राइन्स और यूनिटी के लिए। तो इतना सारा का सारा जो था ना, सारी जिम्मेदारी वगैरह हम लोग के है ना, अगर वर्क करें ना, तो ये सब सारा का सारा कॉन्स्टेंटाइन वन के ऊपर में आ चुका था। ओके, बाय द एडिक्ट ऑफ द थेसालोनिका इन 380 सी, अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर एडिक्ट ऑफ द थेसालोनिका का, जो कि 380 सी में एक तरह से लिखा गया था, क्रिश्चियनिटी बिकम द ऑफिशियल रिलीजन। और क्रिश्चियनिटी जो था वो एक तरह से ऑफिशियल रिलीजन बन चुका था वहां का, ऑफ द एम्पायर का। इन 393 में क्या होता है, सी में आकर के, कि ऑल द पब्लिक नॉन क्रिश्चियंस, जितने भी पब्लिक नॉन क्रिश्चियंस रिलीजियस कस्टम्स वगैरह होते हैं ना, दे वर बैंड ऑन दैट टाइम। वो सारे के सारे चीज को क्या किया जाता है, तो रूलर के द्वारा इस चीज को एक तरह से बैंड कर दिया जाता है, और क्रिश्चियनिटी को ही एक तरह से सुप्रीम रिलीजन मान करके वहां पर में सभी क्या करते हैं, तो फॉलो करते हैं। तो ये पॉइंट हम लोगों ने इस चैप्टर से पूरा का पूरा सीखा कि आखिर किस तरह से कॉन्स्टेंटाइन वन इन्होंने खुद अपना जो था वो एक तरह से रिलीजन चेंज करके क्रिश्चियनिटी में आ जाते हैं, और फिर क्रिश्चियनिटी को किस तरह से वो स्प्रेड करते हैं एक के बाद एक, और आगे अपने एम्पायर में भी इन्होंने वही रूल जो था वो एक तरह से रिलीजन को मानने के लिए सबको एक तरह से अपने ओर कर लेते हैं, और जितने भी सारे पब्लिक नॉन क्रिश्चियन जो भी रिलीजियस एक तरह से कस्टम्स वगैरह थे ना, वो सभी को वो एक तरह से बैंड कर देते हैं, और क्रिश्चियनिटी को एक तरह से आगे की तरफ लेके चले जाते हैं। तो ये सारा का सारा पॉइंट आपको इस चैप्टर से रिलेटेड। ओके, नाउ डिस्कस सम ऑफ द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। अब हम लोग आते हैं डिस्कस करने के लिए कि कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह आप लोगों को दिया गया है इस चैप्टर से, उस चीज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में। फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, नंबर ए या नंबर 1 जो भी है इसमें आप लोग लिखिएगा। सबसे पहले नंबर 1 में द ट्रांजिशन फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड टू बी द मिडिवल पीरियड, इट इज नोन एज द डैश प्रोसेस। तो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें में कि जो ट्रांजिशन हुई थी फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड से मिडिवल पीरियड को, वो ग्रेजुअली हुआ था। क्या हुआ था, एक तरह से ग्रेजुअली मतलब ग्रेजुअल हुआ था। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, ग्रेजुअल नंबर 1 में आप लोग पॉइंट डाल दोगे, ग्रेजुअल का इसमें आप आंसर लिखोगे। चलिए सेकेंड नंबर में देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आपका दिया गया है कि द मिडिवल पीरियड इन इंडिया विटनेस द डैश एंड द डैश ऑफ द एम्पायर। तो हम लोगों ने ये चीज पॉइंट पढ़ा था, याद होगा कि मिडिवल पीरियड जो था वो इंडिया में एक तरह से विटनेस था। किस चीज का विटनेस था, तो राइज एंड फॉल ऑफ एम्पायर्स का। तो आप लोग भी इसमें राइज एंड फॉल, ये आप भी इसमें जो है ना एक तरह से पॉइंट लिख लीजिएगा। अब आइए थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर में आपका दिया गया है कि द मिडिवल पीरियड जो था आपका बुक में, कि द मिडिवल पीरियड इन यूरोप बिगेन अराउंड, कहां पे स्टार्ट हुआ था, तो 476 बीसी विद द फॉल ऑफ द डैश एम्पायर, लास्ट एम्पायर। और वहां पर में जो था वो लास्ट एम्पायर कौन था, किसका, ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर का। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो लास्ट जो था वो आपका बताया गया रोमुलस का। क्या नाम था उसमें, रोमुलस। तो थर्ड में आप लोग डाल दोगे रोमुलस। अब आइए नंबर 4 में। नंबर 4 में आपका फिल इन द ब्लैंक दिया गया, जीसस वाज बोर्न इन डैश। याद होगा आपको कि जीसस कहां पे बोर्न लिए थे, एंड नियर किसके बोर्न लिए थे। तो नंबर 1 में आप लोग लिखिएगा बेथलेहम, और सेकंड में लिखिएगा जूडिया। तो हम लोग आते हैं इसमें नंबर 1 में बेथलेहम, और सेकंड जो है उसमें आप लोग लिख दीजिएगा जूडिया। चलिए अब आइए नंबर 5 में। नंबर 5 में देखिए, व्हेन जीसस वाज अराउंड द 30 इयर्स ऑफ द एज, जब जीसस लगभग 30 इयर्स ऑफ द एज के थे, तो ही वॉज बैप्टाइज्ड बाय, किसके द्वारा बैप्टाइज किया गया था। तो पॉइंट हम लोग को वैसे भी याद है, ये बैप्टाइज जो हुए थे
जॉन द बैप्टिस्ट के द्वारा। क्या नाम था उनका? जॉन द बैप्टिस्ट। आप लोग ये नाम इसमें डाल दीजिएगा। क्या नाम लिखेंगे इसमें हम लोग? जॉन द बैप्टिस्ट। और जो लास्ट पॉइंट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स का, लास्ट पॉइंट में देखिएगा दिया गया आपका कि आवर नॉलेज ऑफ द लाइफ एंड टीचिंग, हमारी जो नॉलेज है लाइफ और टीचिंग ऑफ द जीसस के बारे में, जीसस क्राइस्ट के बारे में, आर बेस्ड ऑन द 4 डैश। अब ये 4 क्या थे? तो वैसे भी याद है आपको कि 4 जो था वो गॉस्पेल्स हुआ करता था, तो ये 4 गॉस्पेल्स आप लिख दीजिएगा, सिर्फ गॉस्पेल्स लिख दीजिएगा। ये सारा का सारा आपका हो गया किसका? तो फिल इन द ब्लैंक्स का। इसके बाद में देखिएगा मैचिंग में हम लोग नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 इस तरह से हम लोग लिखेंगे। हम यहां पर मैं सिर्फ आप लोग का आंसर पुट कर रहे हैं, आपके बुक में जो भी पॉइंट दिया गया वो आप लोग पढ़ लोगे। नंबर 1 में था रोमुलस ऑगस्टस। जब आप देखिएगा इसको कॉलम ए में लिखा गया आपका नंबर 1 में रोमुलस ऑगस्टस। अगर हम लोग रोमुलस ऑगस्टस के बारे में बात करें तो ये रोमुलस ऑगस्टस कौन थे? रोमन गवर्नर। कौन था ये? तो रोमन गवर्नर। और आप अपने बुक में देखिएगा ये रोमन गवर्नर आपका ठीक बी नंबर पॉइंट में दिया गया है। आपको जस्ट हम वैसे ही लिख रहे हैं नंबर 1 का बी। आप जब कॉपी वगैरह में लिखोगे ना तो आप कॉलम ए, ये जो आपका कॉलम ए है ना, ये कॉलम ए का भी लिखोगे और कॉलम बी का भी लिखोगे। और कॉलम ए और बी दोनों लिखने के बाद में नंबर 1 देकर के एरो दोगे और एरो देने के बाद में बी में जो भी आपका नाम लिखा गया है वो नाम आपको लिखना होगा, रोमन गवर्नर, इस तरह से आप लिख लीजिएगा। अब आइए सेकंड नंबर में, अगर हम लोग सेकंड नंबर में देखें तो दिया कि जीसस ट्रैवल अक्रॉस द जूडिया एज गैलीली। जीसस जब ट्रैवल किए थे जूडिया और गैलीली में तो वो क्या था, किस लिए किए थे? तो टू प्रीच द मैसेज ऑफ लव। ये देखिएगा आपका सी नंबर पॉइंट में दिया गया है, तो आप सी नंबर लिख करके यहां पर में टू प्रीच करके जैसे लिखा हुआ है ये आप लिख लेना। और इसमें हम लोगों ने रोमन के बारे में पढ़ा, रोमन गवर्नर, तो यहां पे आप रोमन गवर्नर लिख लोगे। अब आ जाइए नंबर 3 में। नंबर 3 में आपका दिया गया कि सरमन ऑन द माउंट। ये जो सरमन ऑन द माउंट माना गया था ये हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था उस समय भी। ये क्या था? तो सेंट्रल थीम हुआ करती थी टीचिंग ऑफ द जीसस का। तो आप इस नंबर 3 में ना ए नंबर पॉइंट दोगे और ए नंबर पॉइंट में देखिएगा आपका लिखा होगा सेंट्रल थीम। तो ये सेंट्रल थीम जो है वो एक तरह से इसमें आप डाल दोगे नंबर 3 में। अब आ जाइए नंबर 4 में, पॉन्टियस पिलेट। अगर हम लोग पॉन्टियस पिलेट की बात करें तो ये पॉन्टियस पिलेट के बारे में याद है, ये एक तरह से पॉन्टियस पिलेट कौन था? तो ये लास्ट एम्पायर ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर का। तो हम लोग इसमें लिख देंगे नंबर ई। क्या देंगे? नंबर ई। और जो लिखा हुआ पॉइंट वो पॉइंट हम लोग इसमें डालेंगे कि लास्ट एम्पायर ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर का। अब बच गया हम लोग का नंबर 5। और नंबर 5 जो है उसमें आपका नाम दिया गया सेंट पीटर का। किसके बारे में? सेंट पीटर के बारे में। तो सेंट पीटर के बारे में जब आप लोग लिखोगे तो इसका आंसर आप देखिएगा अपने कॉलम बी में डी नंबर का, जिसको हम लोग एक तरह से मार्टियर्ड बाय द रोमन एम्पायर नेरो कहा गया था। तो इसमें हम लोग नंबर डी लिख देंगे और नंबर डी लिखने के बाद में इसमें आप मार्टियर्ड लिख करके जो भी पॉइंट लिखा गया है ये पॉइंट आप लोग वहां से डाल दोगे पूरा का पूरा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहां पर में फिल इन द ब्लैंक्स किया, मैचिंग किया। और जो कुछ भी एक्सरसाइजेज वगैरह आप लोग कर रह गया है या बुक के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह देने की बात है तो इसी तरह से डिक्टेट करके दे देंगे या फिर क्वेश्चन वगैरह लिख करके आपको वो उस तरह से आपको मिलते चला जाएगा। जैसे जैसे चैप्टर डिस्कस होते चली जाएगी आप लोगों को उसी तरह से एक्सरसाइज वगैरह भी कंप्लीट होते चला जाएगा। और आप लोग लेकिन ये सब सारा का सारा चीज एक कॉपी लेकर के, छोटा वाला कॉपी देखिएगा आपके पास जो होगा लैंटना, उसमें ये सारा का सारा सिंगल लैंटना कॉपी में ये सब आप अभी से उतारते चले जाओगे, क्योंकि कभी भी आप लोग को वो सारे के सारे फर्स्ट टर्म के जो है ना कॉपीज वगैरह बोला जाएगा जमा करने के लिए, वो उस तरह से चेक होगी।